मौसम चुनाव का है। इंतखाबी माहौल में कई तरह के ऐसे कदम हैं जिसके उठाने पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी के जवाब में वजारत खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के महकमे रेवेन्यू ने कहा है कि वो गैर जानिबदारी से काम कर रहा है। हालांकि चुनावी मौसम में छापामारी के आदाद-ओ-शुमार कुछ अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 महीनों में महकमे इनकम टैक्स के जरिए अपोजिशन लीडरों और उनके हामियों के खिलाफ कम से कम 15 छापे मारे गए हैं। इनमें कर्नाटक में 5, तमिलनाडु में 3, आंध्र प्रदेश में 2, दिल्ली में 2 और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में 1-1 छापे शामिल हैं। छापे कई मारे गए हैं, यह वाकया एक है। इस तरह से 15 कुल वाकयात हैं। इसी दौरान उत्तराखंड में एक बीजेपी रुकन के यहां भी छापेमारी हुई, हालांकि बाद में पार्टी ने खुद को से अलग भी बताया। तो कुल मिलाकर अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब ये सवाल कई गोशों से उठते हैं कि हमारे जो इदारे हैं, कुछ आईनी इदारे और दूसरे भी इदारे, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारियां हो रही हैं, पिछले 6 महीनों में सिर्फ 15 छापेमारी के वाकयात जो सामने हैं, इससे तो ये लग रहा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या दूसरे और डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो ठीक ठाक काम कर रहा है। ये अलग बात है कि ये छापेमारी कहां हुई, किन लीडरों के खिलाफ हुई और किन सियासी जमातों से जुड़े लीडरों के खिलाफ हुई। इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं और सवाल इसलिए भी उठते हैं कि मौका जब इंतखाबात का होता है तो जबरदस्त इक़्तिदार जमात होती है, उस पर इस तरह के सवाल उठते हैं कि कहीं ऐसे इक़दाम के पीछे कोई जो सियासी सोच है वो तो कार फरमा नहीं है। बहरहाल इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी पर हमारा खास गुफ्तगू आज हम करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस मौजू पर जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला हैं जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, अमित गुरु हैं तर्जुमान कांग्रेस के, तर्जुमान मतलब प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, अब्दुल हफीज गांधी तर्जुमान समाजवादी पार्टी के और सिद्धार्थ काल्हांस सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इंतखाबात का मौसम है और जिस तरह से ये छापेमारियां हो रही हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठना जायज है या ये जो हो रहा है वो होते रहने चाहिए? सवाल उठाने वाले ही कुछ अलग सोचकर या सियासी वजहों से सवाल उठा रहे हैं। सर, पहला सवाल हमारा मनीष शुक्ला जी आपसे। देखिए, निश्चित रूप से सीबीआई, आईटी, ईडी, ईसी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं और इनकी अपनी प्रक्रिया है। जितने भी छापे पड़े हैं उसमें सीधे नकदी बरामद हुए हैं। कुछ एक आध मामला जहां पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, वहां के लिए सवाल लोग खड़ा कर रहे हैं। अगर 52 जगह छापे पड़ते हैं और एक उसमें कोई पॉलिटिकल व्यक्ति भी उसमें शामिल है या वहां भी छापे पड़ते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति से जुड़े व्यक्ति के यहां छापे पड़ते हैं, उस पर सवाल खड़ा करना ये जायज इसलिए नहीं है कि 52 जगह छापे पड़े। उसमें एक जगह कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनके ओएसडी के यहां भी पड़े थे छापे और वहां तथ्य बरामद हुए हैं, नकदी के रूप में सामने आए हैं। तो हमको लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें सहयोग करना चाहिए और इनकम टैक्स के इस छापे में उनकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव होनी चाहिए कि जो काला धन है या जो आम जनता का पैसा दबा के रखा गया है, घूसखोरी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लाके डंप किया गया है, उसको आईटी विभाग बरामद कर रहा है। जी, तो इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस के अमित गुरु हमारे साथ हैं। अमित गुरु जी, आप आखिर सवाल अगर उठाते हैं तो क्यों उठाते हैं? पहली बात तो ये बता दूं कि आपने जिन इदारों के नाम लिए थे मनीष शुक्ला जी, वो सब के सब इदारे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आईनी इदारे नहीं हैं, उनमें से कुछ एक अलग हैं। बहरहाल से बाद में तफसील से बात करेंगे। अमित गुरु जी, क्यों सवाल उठता है या कांग्रेस के हल्के से दूसरे हल्कों से क्यों सवाल उठ रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना अगर काम कर रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, सवाल तो उठेंगे और इस तानाशाही सरकार में पिछले 5 साल में जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, सब की सब आईसीयू में भर्ती हो गई हैं। अभी आप देखिए, आपका ही आंकड़ा, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं कि 6 महीने में 15 जगह विपक्ष के नेताओं पे आईडी, सीबीआई का रेड, ईडी का रेड, ये सब पड़ रहा है।
आज कमलनाथ जी के यहाँ पड़ा। नहीं, ये 6 महीने में 15 सिर्फ आईटी की बात कर रहा हूँ, ईडी को इससे भी अलग रखा है, उसको जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आईटी जी बिल्कुल आईटी के रेट, हाँ वो सैकड़ों के ऊपर जाएंगे संख्या। ये देखिए निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, लगभग इन्होंने 4 साल में लगभग 1500-600 ये अपने कार्यालय खोल चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए इनके यहाँ, अरुणाचल के सीएम के दौरे से जो है 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद होते हैं, गुजरात में 571 करोड़ बरामद होते हैं। अब आप देखिए इन सब चीजों में बीजेपी कहाँ है? सबसे अधिक जो पैसा पकड़ा गया है वो गुजरात के अंदर पकड़ा गया है। आज अगर आप थोड़ा बहुत पैसा किसी आप कमलनाथ जी के यहाँ रेट पड़ गई, तो आप देखिए चुनाव का दौर है, चुनाव में चंदे भी आते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, कैश रहते हैं, 10-20 करोड़ रुपए का कोई मायने नहीं होता है। लेकिन आप इनके घोटाले को देखिए, ये 571 करोड़ रुपए मिलना सीएम के, लेकिन 10-20 करोड़ की बात नहीं है, जो डेटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक ये 200 करोड़ से ज्यादा है बना लिया। ये आप देखिए, चाहे ममता बनर्जी को डराया गया हो, चाहे अखिलेश यादव को डराया गया हो, आप चाहे लालू जी के फैमिली को डराया गया हो, चाहे आज कांग्रेस के नेताओं के करीबी लोगों पे निशाने की बात हो, निश्चित तौर पे सियासी चाल है, ये राजनीतिकरण किया जा रहा है और किसी न किसी तरह से ये दाग लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारे मुद्दे गौड़ रह जाएंगे और जो ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं इनको फेल होना है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। वो एक अलग मौजू है। और आप जो कह रहे हैं कि ये डरा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं, सवाल इसी बात को लेकर है। आपको क्यों लगता है कि वो डरा रहे हैं? अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ हैं, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी साहब, काफी रिसर्च होता है आपके पास, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ज्यादा जवाब हमें डेटा के साथ दे पाएंगे। सवाल सिंपल है कि एक ऐसे मौके पे जब ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, आचार संहिता लागू है, ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट आमतौर से ज्यादा एक्टिव हो भी जाता है, फिर भी सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या इसलिए उठ रहे हैं कि जो 15 छापे के वाकयात हैं, 15 लीडरों के खिलाफ, ये तमाम वैसे लीडर हैं या वैसी पार्टियां हैं जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उनमें से सिर्फ एक वाकया आया है जो बीजेपी के नेता हैं और उनसे भी बाद में पल्ला छुड़ा लिया पार्टियों ने, ये कह के कि ये हमारे नहीं है। ये एक जो जिक्र है मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दिल्ली और कर्नाटक, पहला 5 जो वाकयात हैं वो कर्नाटक के हैं, 3 तमिलनाडु में हैं और ये तमिलनाडु के तीनों ये जो आईटी के मामले हैं ये डीएमके के नेताओं के खिलाफ हैं, ना कि एआईएडीएमके जो बीजेपी के हलीफ है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, 2 इन आंध्र प्रदेश, 2 आंध्र प्रदेश में है, 2 दिल्ली में है, 1 मध्य प्रदेश जो अभी ताजा मामला है जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी। और इसी बीच खबर यह भी थी कि उत्तराखंड के एक बीजेपी फंक्शनरी के यहां भी ऐसा मामला हुआ था, लेकिन तुरंत उसको जो है उससे पल्ला झाड़ लिया गया। अब्दुल हफीज गांधी साहब, देखिए, अभी आपने कहा कि विपक्षी लोग डर क्यों रहे हैं, तो ये डर का सवाल नहीं है, ये सवाल है मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ पावर। सेंट्रल एजेंसीज किसके अंडर में आती हैं? सारी की सारी सेंट्रल एजेंसीज हैं और हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज को सीबीआई वर्सेस सीबीआई हुआ। पहले सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात पे हटा दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया, फिर उनको हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस देश के अंदर अभी इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन चल रहा है, जिसको हम संस्थागत करप्शन कहते हैं, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, इस देश में 2017 में माननीय अरुण जेटली जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था दी बजट में। आपको मैं बता दूं एक आंकड़ा कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 95% फंडिंग हुई है और यह फंडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर की है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो सरकार से फायदे लेता है उसको वो पैसे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। यह भी सवाल उठना चाहिए कि नोटबंदी के 5 दिन के अंदर अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में, जिसमें अमित शाह जी डायरेक्टर थे, 5 दिन के अंदर 750 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आता है कि अब कोऑपरेटिव बैंक में जमा नहीं होगा। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित बैंकों में जमा हो गया, अब उसके बाद पैसा कोऑपरेटिव बैंक में जमा नहीं होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि एक नया घोटाला आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है। 3 लाख करोड़ रुपए नकली छपवाए गए और उसको आरबीआई के थ्रू रूट किया गया। ये आप 1-2 दिन में बड़े बड़े अखबारों में अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया और इस तरह की जो फैक्ट फाइंडिंग जो वेबसाइट्स हैं या जो पोर्टल्स हैं उस पर आप ये न्यूज जरूर आपका इशारा छत्तीसगढ़ की तरफ तो नहीं है? नेता के बेटे ने 3 लाख
नहीं, मेरा इशारा भी मैं बिल्कुल अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दी ही आपको पता लग जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए नकली छपवाए गए और आरबीआई के थ्रू उसको रूट कराया गया, यानी कि जाली पैसे को असली पैसा बना दिया गया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, जल्दी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो वाकई ये बहुत संजीदा, बहुत गंभीर मामला है। लेकिन आप हमारे नाज़रीन को फिर से जो है अधूरी जानकारी दे पा रहे हैं। मैं तो नहीं जाना, इसलिए आप लोगों को बुलाया ताकि आप लोग बताएंगे, और आप भी अगर जानकारी अधूरी देंगे। देखिए एक रिस्पॉन्सिबल, देखिए जी, मैं इतना अपने व्यूअर से इतना कहूंगा कि अभी गूगल पे जाके टाइप कर लें 3 लाख का जो लाख रुपए का जो करोड़ का फंड जो स्कैम है, वो उनको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारी वेबसाइट से दिया है, क्योंकि आज मीडिया किनके हाथों में हम जानते हैं। देखिए नमो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप ऐसा मत सीधे तौर पे मत कहिए भाई। अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये भी आप मीडिया के एक स्टूडियो में बैठे हैं, मैं भी एक मीडिया का फर्द हूं, आपसे बात कर रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि जो बातें हो वो प्रूफ के साथ हो, जैसा अभी आप कह रहे हैं। जी, आपके स्क्रीन का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं? जी, कि घोटाला होने वाला है, घोटाला होने वाला है, हो चुका है। ये और सीबीआई में है, आईबी में है, ईडी में है, आईटी में है, और आप अपने स्क्रीन का उपयोग होने दीजिए। मेरा निवेदन, सारी एजेंसीज तो आपके हाथ में है। उसके बाद आपके मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा कर आप अपोजिशन के लोगों को ही घेरेंगे। ये बताइए, बुक्कल नवाब के खिलाफ आपने सीधे इंक्वायरी की मांग की थी, ये तो आपने मुकुल रॉय के खिलाफ सीधे इंक्वायरी की मांग की थी, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है तो आज सीबीआई बुक्कल नवाब के खिलाफ क्या कर रही है? मुकुल रॉय के खिलाफ क्या कर रही है? 240 करोड़ रुपए घोटाले में जी पार्टी में आ गए, तो आज सीबीआई इंक्वायरी की उनसे बात नहीं हो रही है। तो जो भी आपकी पार्टी में आ जाएगा, आप नहीं करवाएंगे, आप जांच नहीं करवाएंगे। अपोजिशन लीडर्स को घेरने का काम और सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज और अब्यूज करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, और देश इसकी सजा आपको देगा। और जिनको आप इंतजार कीजिए 23 तारीख का, देश आपको सजा देने वाला है। जिस तरह से नोटबंदी का आपने घोटाला किया, जिस तरह से जीएसटी आपने नाफिज किया, देश पर सोचे समझे। हफीज गाजी साहब, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। मनीष शुक्ला जी, आप भी थोड़ा रुकिए। देखिए, सवाल इस बात को लेकर है, जो अभी कह रहे हैं कि ये एक तरफा, सवाल इस बात को नहीं है कि कार्रवाई क्यों हो रही है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है। सवाल मुकुल राय को लेकर भी उठता है कि जब वो किसी और पार्टी में थे तो बहुत सारी बातें हो रही थी, जब पार्टी बदल लिया तो कुछ और मामला हो गया। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। सिद्धार्थ कलहंस जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ कलहंस जी, सीनियर सहाफी हैं आप, काफी नजरें रहती हैं आंकड़ों पर और चुनाव के दौरान होने वाले इस तरह के छापेमारी पर। जब अगले दिन बस अब इलेक्शन होना है, वोटिंग होनी है, उससे पहले इस तरह के जो मामला आ रहे हैं, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपको बताऊंगा। कलहंस जी, आपको याद होगा जब नोटबंदी के बाद एक मामला मायावती को लेकर आया था कि कई 100 करोड़ उनके अकाउंट में है, ये है वो है, फिर चुनाव आ गया। बाद में चुनाव जब खत्म होता है तो इसी से क्लियरेंस मिलता है कि पैसे गलत नहीं थे, सही थे, लेकिन जो नुकसान होना था सियासी और जिसको फायदा मिलना था सियासी या राजनीतिक तौर पर, वो तो हो चुका था। कलहंस जी, आपका कमेंट इस पर। देखिए, ऐसा है, इंतखाबात के वक्त अगर इस तरह के छापे पड़ते हैं तो, और खास तौर पर सियासी लोगों पर, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। क्योंकि पहले की परंपरा रही है कि इस दौरान इस तरह के वाकयात नहीं होते हैं। मैं आईटी छापों की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान में तकरीबन हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन एन एवरेज 4 से 5 हजार छापे अलग अलग शहरों में डालता रहता है और बहुत सारी रिकवरियां होती हैं। यहाँ सवाल जिस छापे को लेकर है, मध्य प्रदेश के छापे को लेकर, जहां 9 करोड़ रुपए कैश की रिकवरी है और 280 करोड़ रुपए के लेन देन को संदिग्ध बताया गया है। मैं साफ कर दूं, यहाँ साफ कहा गया है कि जो लेन देन है उसके रिकॉर्ड जो है वो संदिग्ध हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कमलनाथ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी उनके बेटे ने कल पर्चा दाखिल किया है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनके एसेट दिखाए गए हैं। हो सकता है कि वो लेन देन, अब ये तय करना कोर्ट का काम है कि वो काला कारोबार था या वो सफेद कारोबार है, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस पे 50% की बात है ना, मान लीजिए बातें सही हो जाती हैं कि नहीं, ये जो पैसा जो था वो सही था, सपोज कर लीजिए, लेकिन जो इंतखाबात से ठीक पहले जो सियासी फायदा नुकसान होना था वो तो हो चुका होगा। देखिए, इसका इस तरह के छापे जो होते हैं उनका सियासी फायदा, सियासी नुकसान
यही इनका खास तौर पर मकसद पाया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के पास से जो पैसे बरामद हुए तो मुखालिफ पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से बयानबाजियां शुरू की और हमले बोलने शुरू किए। अभी कमलनाथ पे छापे पड़े हैं तो ऐसा हुआ है। तो ये इंतखाबात के वक्त इन पर सवाल उठना लाजमी है और मेरा ये मानना है कि अगर इन छापों की जानकारियां इस तरीके से सार्वजनिक की जाती हैं तो देश भर में 4000 छापे एक साल में पड़ते हैं, उन सारे छापों की जानकारियां सामने लाई जानी चाहिए। क्यों नहीं जाहिर तौर पर कि इनका एक सियासी मकसद जरूर है इस तरह के। जी एक और सवाल यहाँ पे, जिस आप लेन देन की बात कर रहे थे 281 करोड़ का, एक सवाल उठाया है इसको नरेंद्र सलूजा जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के। उनका कहना है कि जब सीबीडीटी इस बारे में कोई डिटेल देता है इस बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके डिटेल देने से कुछ घंटों पहले ही बीजेपी के एक नेता को इसकी जानकारी कैसे मिल जाती है और वो कैसे ये कह देते हैं कि मध्य प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस पार्टी से उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त और जान का कोई नुकसान नहीं, लेकिन 281 करोड़ के माल के नुकसान का अनुमान। ये बीजेपी के एक बड़े नेता महाराष्ट्र से आते हैं, विजय वर्गीय के नाम से जाने जाते हैं। उनका ये स्टेटमेंट आता है सीबीडीटी के बाकायदा जो स्टेटमेंट है उसके देने से पहले, घंटों पहले। क्या दर्शाता है ये? देखिए, जाहिर तौर पर यही वो बातें हैं जिनको लेके आज इन छापों के ऊपर इस तरीके के सवालिया निशान लग रहे हैं और लगेंगे भी कि अगर सीबीडीटी ने, जिसे फर्द कहते हैं, अगर फर्द जो है वो पब्लिक नहीं किया है या फर्द अभी तैयार नहीं हुई है, इससे पहले किसी को ये जानकारी कैसे होती है कि 281 करोड़, और आखिर में जब फर्द सामने आती है तो 281 करोड़ ही क्यों निकलता है? तो यही सब सवाल हैं जिनको लेकर मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी बोलिए। पार्टियां हैं, मनीष जी बोलिए। मैं बड़ी देर से एक आपत्ति दर्ज करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि आपको भी उस आपत्ति को मानना चाहिए और सपा के प्रवक्ता को कहना चाहिए या तो अपनी बात प्रूफ करें। मैं कर रहा हूं। तो इन्होंने जो शिव की तरह घोषणा की कि एक घोटाला आने वाला है, आ गया है, मैं दिखा रहा हूं, एक घोटाला आने वाला है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर आईटी रेड डाल के भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, सीबीआई रेड डालने जाती है उन ममता बनर्जी के पुलिस अधिकारी के ऊपर, सरकार के पुलिस अधिकारी के ऊपर, जिनके ऊपर ये आरोप है कि गरीबों का जो पैसा चिटफंड के माध्यम से लेकर लोग भागे थे, करीब 20 लाख लोग उससे प्रभावित हुए थे। मनीष जी, मुकुल राय का नाम लेना भूलिएगा मत। उसको डिफेंड करती है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार। जी, ये नहीं लेंगे मुकुल राय का नाम, 5 साल जी समाजवाद नहीं, मैं मुकुल राय का नाम ले लेता हूं, लेकिन आप एक चीज, आपको भी एक नाम लेना चाहिए। अब्दुल हाफिज गांधी को रोकना चाहिए था कि आप फाल्स बात, गलत बात बोल रहे हैं और साथ साथ मीडिया को भी ठहरा रहे हैं। देखिए, हमने आप लोगों को बोलने के लिए बुलाया ही है और मैंने अब्दुल हाफिज गांधी से ही नहीं, सबसे मैंने ये कहा है कि भाई आपको हमने बोलने के लिए बुलाया है, तो आप जो बात कह रहे हैं वो पूरी बात कहिए। अब रही बात है कि वो किस आधार पे कह रहे हैं, मैंने उनसे दोबारा सवाल किया भी है। मैं फिर भी कहूंगा कि मेरे जो नाज़रीन, जो व्यूअर है, उनको आप अधूरी जानकारी ना दीजिए। सवाल खड़ा कर दिया उसको अधूरी जानकारी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा। आप जैसे पत्रकारों पर भी सवाल खड़ा, बिल्कुल, मैंने अभी कहा, आपने सुना नहीं शायद, मैंने कहा कि आप हमारे व्यूअर्स को अधूरी जानकारी ना दीजिए, अगर मुमकिन है तो पूरी जानकारी दीजिए इस बारे में। अब सवाल इस बात, देखिए मीडिया किसके हाथ में खेला, ये भी तो सवाल उन्होंने खड़ा किया है। जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैंने उस पर भी सवाल कर दिया ना कि अभी जहां आप बैठे हैं, अभी आप जहां बैठे हैं, ये भी एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो आप उसी को कैसे गलत कह सकते हैं? जहां पर भी जो बातें कर रही है उसको हमें प्रूफ के साथ कहनी है। हाफिज गांधी साहब बोलिए। अगर आपका कैमरा दिखा सके तो मैं मनीष जी को कहूंगा कि जनता की रिपोर्ट, जनता का रिपोर्टर वेबसाइट है, सुन लीजिए। पता नहीं कौन सा ये बहुत क्रेडिबल वेबसाइट है, जरा सुन लीजिए। जनता की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट है, जिन्होंने मीडिया हाउस है, आप जाकर करिए ना, इसके खिलाफ केस करिए ना, आप जाकर केस करिए। आप सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मसला ये है कि आप व्यूअर्स को भ्रमित करना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं। अब जब वो जवाब दे रहे हैं तो सुनने तो दीजिए हमारे नाज़रीन को, व्यूअर भी सुनना चाहते हैं कि वो क्या जवाब देना चाहते हैं, किस बेस में ये कह रहे हैं इस बात को। सुनेंगे नहीं, क्योंकि इनके नेता फंसने जा रहे हैं, इनके नेता फंसने जा रहे हैं। जनता का रिपोर्टर ये वेबसाइट है, बहुत क्रेडिबल वेबसाइट है, और इस पे 9 अप्रैल की न्यूज पड़ी हुई है, मैं पढ़ देता हूं आपको कि, और ये कांग्रेस पार्टी ने चार्ज लगाया, ये कांग्रेस पार्टी ने चार्ज लगाया, मेरा चार्ज नहीं है।
आखिर भ्रष्टाचारियों को बचाने का 3 लाख करोड़ रुपए बाहर छपाया गया और भारत के अंदर लाया गया। ये कांग्रेस का चार्ज है, जो कल की रिपोर्ट है, 9 अप्रैल की रिपोर्ट है, बरामद हुए हैं। जनता का रिपोर्टर मैं इनको लिंक भेज दूंगा। ये किस तरीके भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, ये मीडिया में रिपोर्ट, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए। देखिए मनीष जी सवाल इसी बात को लेकर उठता है ना कि देखिए जैसे ही ये बात गठबंधन के सामने आई थी कि बीएसपी और एसपी का गठबंधन होता है, तुरंत ये मामला सामने आ गया था कि अखिलेश यादव पर जांच हो सकती है, फिर वो मामला ठंडा पड़ गया। सवाल इसीलिए उठता है कि अचानक और ऐसे समय पर ये चीजें क्यों होती हैं। आईटी के रेट जैसे अभी बता रहे थे कालहंस जी कि साल भर में 3 से 4 हजार आईटी रेट पड़ते हैं, तो क्या तमाम रेट्स को चुनाव के मौके पर सार्वजनिक किया जाता है, पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, और अभी इसे क्यों लाया जा रहा है और इसको बाकायदा इसका जिक्र रैलियों में क्यों किया जा रहा है तमाम बड़े नेताओं के जरिए। सफाई की बुक्कल नवाब, मुकुल रॉय सब साफ हो गए जी। चलिए मेरे पास वक्त कम है, मैं आपके पास 15 सेकंड के लिए आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, सबके पास आ रहा हूं बारी बारी से। जी गांधी साहब बोलिए, अब्दुल हफीज गांधी साहब बोलिए, 15 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए मैं क्रेडिबल बता रहा हूं, जनता का रिपोर्टर वेबसाइट है, इस पे कांग्रेस ने चार्ज लगाया है। मनीष जी प्लीज आपके पास मैं आऊंगा, मनीष जी आपके पास आऊंगा, मनीष जी आपके पास आऊंगा और जाइए पूछिए जनता के रिपोर्टर से और भी वेबसाइट। अमित गुरु जी आपके पास, चलिए नेक्स्ट अमित गुरु जी के खिलाफ और बुक्कल नवाब के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। अमित गुरु पार्टी में आने के बाद क्या स्थिति है? अमित गुरु जी बिल्कुल निश्चित तौर पे जी मौजूदा सरकार के इशारे पे सारा खेल हो रहा है। और अभी आप देखिए चुनाव आयोग ने भी कमेंट किया इस पे, और चुनाव आयोग ने ये बात कह के प्रूफ कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि जहां आप छापेमारी करने जाइए कम से कम हमें भी इत्तला दीजिए। ये निश्चित तौर पे चुनाव आयोग का बहुत बड़ा कमेंट। मनीष शुक्ला जी फाइनल कमेंट। मनीष शुक्ला, सरकार और उसके नीचे काम करने वाले संस्थाओं पे है, ये सुविधा के अनुसार है। आज चुनाव आयोग ने कमेंट किया तो बहुत अच्छा है, कल हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम क्यों बोला चुनाव ने, क्यों बोला कि आप मुझे बता के छापेमारी करिए, क्योंकि चुनाव आयोग जानता है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो। सिद्धार्थ जी फाइनल कमेंट, सिद्धार्थ कालहंस फाइनल कमेंट। देखिए चुनाव के वक्त इस तरह की कार्रवाइयों पर निसंदेह सवाल हर बार खड़े होते रहे हैं और खड़े होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के समय जानबूझकर सियासी लोगों पर छापों की जानकारियों को इस तरह से सार्वजनिक करना और जांच एजेंसियों से पहले अगर किसी सियासी शख्स के पास उन छापों की जानकारियां या उन छापों की बरामदगी के बारे में जानकारियां पहुंचती हैं तो जरूर और ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। ये